नीरू एक फौजी थी। उसकी शादी 2 साल पहले ही राकेश से हुई थी। नीरू की मुलाकात राकेश से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों की फोन पर बातें शुरू हुई और दोस्ती प्यार फिर शादी में बदल गई। नीरू फौज में थी तो अक्सर बॉर्डर पर ही तैनात रहती थी, इसलिए वो छुट्टियों में ही अपने घर रहने आती थी। पर पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा पाई थी, सिर्फ अपने मायके में ही रहने आ जाती थी। अरे नीरू, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ, पर क्या करूँ, माँ के साथ मौसी जी के घर जाना जरूरी है। हेलो नीरू बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ जी, बस छुट्टियाँ हो गई हैं। सोच रही थी इस बार आप सबके साथ रहूंगी। पिछली बार आप राकेश के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थी, इसलिए मेरी सारी छुट्टियाँ माँ के घर पर ही बीती। क्या करे बेटा, सरिता दीदी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था, हमें कुछ दिन वहीं रहना होगा। उनका हमारे सिवा कोई नहीं। तुम इस बार माँ के घर रह लो, फिर बीच में जब तुम दोबारा छुट्टियों में आओगी ना, तब हम मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। ठीक है माँ जी, मैं माँ के घर चली जाऊंगी। नीरू इस बार भी छुट्टियों में अपनी माँ के घर रहने आ जाती है। नीरू, पिछले 1 साल से तू अपने पति और सास से नहीं मिली, पता नहीं घबराहट होती है। सब ठीक हो तेरे साथ? माँ, तुम किस चिंता में पड़ गई? अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी राकेश जी से और माँ जी से बात हुई है। वीडियो कॉलिंग की थी उन्होंने। वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में थे, वहाँ नेटवर्क नहीं आते, इसलिए रोड पर आकर बात कर रहे थे। भगवान करे सब ठीक ही हो। माँ, क्या बात है? रूपा आजकल दिखाई नहीं दे रही, उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। कोई कह रहा था रूपा ने दिल्ली में किसी बड़े रईस से शादी कर ली है और उसके माता पिता भी यहाँ नहीं रहते, वो भी रूपा के साथ दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, रूपा ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। चलो, हो सकता है जल्दी में शादी कर ली होगी। कोई नहीं, अच्छा है। माँ, मैं सोच रही थी तुम और मैं बाजार चलते हैं, कुछ जरूरी सामान खरीद कर लाना है। नीरू अपनी माँ के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में एक अपाहिज लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली गिर जाती है। अरे संभाल कर बहन, रुको, मैं तुम्हारा सामान उठा देती हूँ। शुक्रिया बहन, तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नीरू, तू इस बच्ची को घर छोड़ कर आ, मैं घर चली जाती हूँ। ठीक है माँ, आज के जमाने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करें। मैं एक फौजी हूँ, इसलिए मदद करना तो मेरा पहला धर्म है। अच्छा, तो आप फौजी हो? आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरू है। और तुम्हारा? मेरा नाम रेखा है। मेरा घर आ गया, आओ मैं अपनी माँ से मिलवाती हूँ। रेखा नीरू को अपनी माँ से मिलवाती है। वो भी नीरू से मिलकर बहुत खुश होती है। बहुत ही भले लोग हैं, माँ और बेटा दोनों ने मेरी रेखा को पसंद किया। लड़का तो इतना शरीफ है कि पूछो मत, और रेखा हमारी इकलौती औलाद है। इसके पापा और मैं चाहते हैं कि इसकी शादी धूमधाम से करें। हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ हमारी रेखा का ही है। सचमुच बहुत नेक दिल हैं वो लोग। फिर तो मैं तुम्हारे होने वाले पति की फोटो देखना चाहूंगी। हाँ रुको, मैं अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ। रेखा अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती है। ये है मेरे पति अशोक जी और ये मेरी सास। राकेश, तुम्हारा होने वाला पति? ये कैसे हो सकता है? ये अशोक नहीं, मेरे पति राकेश हैं। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, सब कुछ गड़बड़ है। मेरे ससुराल वाले मेरे से धोखा कर रहे हैं। मेरे होते हुए राकेश अशोक बनकर तुमसे दूसरी शादी कर रहा है। बेटी, अब हम क्या करें? अगले हफ्ते रेखा की शादी है। मैं तो कहता हूँ उन माँ बेटों को पुलिस के हवाले कर दो, हमारी बेटी के साथ उन्होंने गलत किया है। नहीं, हम राकेश और उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ेंगे। बस आपको मेरा साथ देना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हुआ है तो किसी और का भी हो। नीरू की आंखों में आंसू तो थे, पर एक फौजी थी, अपने दुख को मन में दबाना जानती थी। नीरू अपनी आंखों से आंसू टपकने नहीं देती। उसे तो बस उन धोखेबाज माँ बेटों को पकड़ना था। शादी का मंडप सज चुका था। रेखा दुल्हन बनी अशोक और उसकी माँ का इंतजार कर रही थी। नीरू राकेश को फोन मिलाती है। राकेश, कहाँ पर हो? मैंने सोचा मेरी छुट्टी खत्म हो रही है तो एक बार अगर हम मिल लेते। क्या आप लौट आए हो? अरे कहाँ नीरू, मुझे तो सच में खुद बुरा लग रहा है। मौसी जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। माँ और मैं सारा दिन उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहते हैं, तुम समझ सकती हो ना? हाँ, मैं सब समझ गई। ठीक है, मैं रखती हूँ। नीरू से झूठ बोलकर दोनों माँ बेटे तैयार होकर बारात के साथ रेखा के घर पहुँचते हैं। रूपा भी उनके साथ थी। नीरू चोरी छुपे सब देख रही थी। रेखा के माता पिता उसे मंडप में लाते हैं। बहन जी, वो गहनों के डिब्बे और नगद रुपए सब तैयार है ना? नीरू कमरे से बाहर आ जाती है। गहने तो नहीं, हथकड़ी तुम सबके लिए तैयार है। नीरू, तुम नीरू? हाँ, मैं।
तुम दोनों मेरी पीठ पीछे पिछले 1 साल से ये झूठ का जाल बुन रहे हो। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। 1 सेकंड रूपा, तुमने राकेश के बड़े भाई से कब शादी की? राकेश का तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। नीरू, राकेश मेरे पति हैं। हमने 1 साल पहले ही शादी की है। इतना बड़ा धोखा? नीरू मैडम, इन सबसे कैसे सच्चाई उगलवानी है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दो। राकेश और उसकी माँ को पुलिस हिरासत में ले लेती है और सच्चाई सामने आती है। नीरू, तुम बॉर्डर पर रहती थी, रूपा घर आया जाया करती थी, इसीलिए रूपा और मेरे बीच रिश्ते बन गए और हमने शादी कर ली। पर हमें अमीर बनना था, इसलिए हमने रेखा को फंसाया ताकि उसे मारकर हम उसकी सारी जायदाद लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी और हम पकड़े जाएंगे। नीरू रूपा को कस के जोरदार चाटा लगाती है। उसकी अपनी सहेली ने ही उसके साथ धोखा किया था। पुलिस राकेश, उसकी माँ और रूपा को धोखाधड़ी करने के इल्जाम में सजा सुनाती है। नीरू एक फौजी थी, उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था। वो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जानती थी और उसने वही किया। उसने धोखेबाजों को सजा दिलवा दी। उसके कारण रेखा की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। नीरू अपने माता पिता से विदा लेकर वापस ड्यूटी पर चली जाती है और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में न्योछावर कर देती है। रात का समय था। संध्या अपने बिस्तर पर राजेंद्र के सामने खामोश सी बैठी थी। राजेंद्र उसके हाथों को अपने हाथों में लिए बैठा हुआ था और उसकी आंखों को गौर से देख रहा था। तुम्हारी ये झील सी आंखों में डूब जाने को दिल चाहता है संध्या। ऐसा मन करता है कि तुम्हें पास बैठाकर 24 घंटे तुम्हें देखता रहूं और तुम्हारी महक में खो जाऊं। संध्या उसकी बातों को बिना किसी रिएक्शन के सुने जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से बहुत दुखी है। इसे देख राजेंद्र ने उससे पूछा, क्या बात है, इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? देखो, हमारे अंदर आग लगाकर खुद बुझी बुझी मत रहो, और बुझी बुझी रहना है तो हमें भी बुझा दो। ये कहकर राजेंद्र ने संध्या को गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे में खो गए और फिर वे दोनों बिस्तर पर सो गए। आधी रात के बाद की बात है। संध्या और राजेंद्र दोनों गहरी नींद में थे। तभी संध्या के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक देने वाला था अभय सिंह। क्या बात है, लगता है संध्या बहुत ही गहरी नींद में है। क्या करूं मैं पीछे पापड़ वाले रास्ते से जाता हूँ और उसे देता हूँ सरप्राइज। अभय संध्या का पति है और वो फौज में काम करता है। कई दिनों से उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। संध्या को उसकी इसी बात से बहुत शिकायत है। कुछ दिनों पहले की ही तो बात है। रहने दो जी, आप हमेशा झूठ ही बोलते हो। अरे झूठ नहीं, सच बोल रहा हूँ। जल्दी आऊंगा मैं छुट्टी लेकर। 1 साल से यही कह रहे हो आप, लेकिन आपकी जल्दी वाली तारीख कब आएगी पता नहीं। देख, ज्यादा नाराज मत हो। तुझे पता है ना, फौजी का सबसे बड़ा धर्म देश सेवा है। जी पता है, इसलिए तो मुझे आप पर गर्व है। जब कोई मुझे कहता है कि मैं फौजी की बीवी हूँ तो गर्व से मेरा सिर ऊंचा हो जाता है। सुन, अब मैं रखता हूँ, पीटी का टाइम हो गया है। संध्या और अभय की शादी को 3 साल हो गए हैं। अभय संध्या को बहुत प्यार करता है। संध्या भी उसे बहुत चाहती है। शादी की पहली रात की वो बात याद कर उसके मन में अब भी गुदगुदी होती है, जब अभय ने उसके लिए एक प्यारा सा गाना गाया था। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अभय की आवाज जैसी भी रही हो, लेकिन उसने जितने दिल से उस गाने को गाया था, उसे सुनकर संध्या ने उसे गले से लगा लिया था और कहा था कि आप बहुत अच्छे हैं जी। मैं डर रही थी कि एक फौजी से मेरी शादी हो रही है, ना जाने कितने अनुशासन में मुझे रहना होगा, लेकिन आप तो फौजी के साथ साथ प्रेमी भी हैं। संध्या, एक फौजी से बड़ा प्रेमी कोई नहीं हो सकता। तभी तो वो हंसते हंसते देश के प्रेम में, भारत माँ के प्रेम में अपना बलिदान तक दे देता है, और इससे बड़े गर्व की बात तो किसी भी फौजी के लिए नहीं होती। पुरानी बातों को सोचता हुआ अभय अपने घर के पीछे लगे पाइप के सहारे छत पर पहुंचा। छत की चाबी उसके पास थी ही, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसका हाथ छत की रेलिंग पर रखे एक गमले पर जा लगा और गमला एक जोरदार आवाज के साथ छत पर गिर पड़ा। उस आवाज से संध्या की नींद खुल गई। अरे, ये छत पर क्या गिरने की आवाज आई? कहीं कोई चोर वोर तो नहीं चढ़ा है छत पर?
संध्या ने राजेंद्र को जगाया। फिर संध्या जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर। संध्या की चोर चोर की आवाज जैसे ही अभय ने सुनी, वो ऊपर से ही चिल्लाते हुए बोला, अरे संध्या, चोर नहीं है, मैं हूँ। अरे ये तो अभय की आवाज है, वो कब आ गए? अपने पति की आवाज को सुनकर संध्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसका गला सूखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसने राजेंद्र को वहां से किसी तरह निकलने के लिए कहा, राजेंद्र, मेरे पति आ गए हैं, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो। संध्या ने आगे वाला दरवाजा खोला और राजेंद्र वहां से भाग गया। इस बीच अभय छत से नीचे उतर आया था। उसे देख संध्या के चेहरे पर पसीना आ गया। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इस तरह उड़ा हुआ क्यों है? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? उसे देख संध्या के चेहरे पर पसीना आ गया। खुशी? हाँ, खुशी तो बहुत हुई है, लेकिन ये आप अचानक कैसे आ गए? हाँ, क्यों, कोई गलती कर दी क्या मैंने अचानक आकर? अरे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने सोचा कि तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि मुझे छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए जब मुझे इस बार छुट्टी मिली तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, बल्कि सरप्राइज देने आ गया। क्यों, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये कहकर अभय ने संध्या को अपनी बाहों में भर लिया। तुमने बताया नहीं संध्या, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता कि आप मेरे पास रहें, मेरे साथ रहें। संध्या अभय से बातें तो कर रही थी, लेकिन उसकी बातों में वो गर्मजोशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अभय ने इस बात को नोटिस तो किया, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा। अगली सुबह भी संध्या का चेहरा उतरा ही लगा तो, क्या बात है संध्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम इतनी उदास सी क्यों लग रही हो? अरे नहीं जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप आएंगे और मैं उदास रहूंगी? अरे, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तो आप हैं। संध्या ने ये बात कह तो दी, लेकिन अभय उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसे आए हुए आज 3 दिन हो गए थे, लेकिन अभय को कुछ न कुछ कमी संध्या के बर्ताव में लग रही थी। इस बीच उसने ये भी देखा कि संध्या किसी से छिपकर फोन पर बातें करती है, और बातों के बाद उसके चेहरे पर टेंशन की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। एक दिन, सुनो, तुम्हें पता है ना मेरे पति आए हुए हैं, देखो प्लीज मुझे फोन मत करो, मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग मत लगाओ राजेंद्र। और जो आग इधर लगी है उसका क्या करूं? देखो, तुम जो बोलते हो वो मैं करती हूँ ना, कुछ दिन तो मुझे छोड़ दो। ये कहकर संध्या ने फोन रख दिया। हालांकि राजेंद्र फोन रखने के बाद भी उसे बार बार कॉल करता रहा। तंग आकर संध्या ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन उस दिन उसकी ये हरकत अभय ने देख ली और उसे बुलाकर कहा, संध्या, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जी पूछिए ना। ये राजेंद्र कौन है? राजेंद्र? कौन राजेंद्र? मैं तो ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, तो खाओ फिर मेरे सर की कसम कि तुम किसी राजेंद्र को नहीं जानती। अभय की इस बात पर संध्या फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने कहा, आप मुझे गोली मार दीजिए। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। गोली नहीं मार सकते तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं आपको पिछले 3 महीनों से धोखा दे रही हूँ। धोखा? हाँ, धोखा, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं क्या करूँ? क्या बात है संध्या, मुझे खुलकर सारी बात बताओ। एक दिन की बात है, संध्या अपने बाथरूम में नहा रही थी। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। लेकिन संध्या को पता नहीं था कि उसी के मोहल्ले में रहने वाला राजेंद्र मोबाइल से उसकी वीडियो बना रहा है। उसे पता तब लगा जब उसके फोन पर अनजाने नंबर से एक वीडियो आया, और जैसे ही उसने उसे क्लिक किया, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। अरे, ये तो मैं हूँ। मेरी वीडियो किसने बना ली? वो उस नंबर पर कॉल बैक करना चाहती थी, लेकिन उसे इतना डर लग रहा था कि वो चुपचाप बैठी रही। तभी उस नंबर से उधर से कॉल आया। हेलो। वीडियो तो मिल गया ना, कैसा लगा? कौन हो तुम? आपके पीठ का वो काला तिल जो है ना, कसम से दिल आ गया है हमारा उस पर। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो, तुम्हें पता है ना मेरे पति फौजी हैं। हाँ भाभी जी, पता तो है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मेरे एक क्लिक पर पूरे इंडिया में आपका ये वीडियो वायरल हो जाएगा
और फिर आपके फौजी पति की इज्जत समझ रही है ना आप? क्या चाहिए तुमको? प्यार, डूब कर प्यार। बकवास बंद करो अपनी। भाभी जी, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं, जबकि आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। राजेंद्र संध्या को ब्लैकमेल करने लगा। न चाहते हुए भी संध्या उसके जाल में फंस गई। मैं क्या करती जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और एक बार जो मैं उस दलदल में गिरी तो और भी फंसती चली गई। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अरे इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें मुझे बताना था ना। लेकिन तुम चिंता मत करो, और देखो मैं क्या करता हूँ। अभय उसी समय अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ गुस्से में राजेंद्र के घर गया और उसने उसकी कनपटी पर बंदूक लगा दी। तू ही वो राजेंद्र है ना जिसने मेरी पत्नी की वीडियो बनाई? उसे तो मैं मार चुका हूँ, अब तेरी बारी है। मेरी बारी? अरे देखिए, मुझसे गलती हो गई। सुन, पहले तो तू वो ओरिजिनल वीडियो मुझे दिखा। मुझे अभी के अभी वो डिलीट करना है, उसके बाद तुम्हें दुनिया से डिलीट कर दूंगा। अरे भाई साहब देखिए, मैं वो वीडियो ये रहा, इसे आपके सामने डिलीट कर देता हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे डिलीट मत करिए, मुझसे गलती हो गई। जैसे ही उसने वीडियो डिलीट किया, संध्या अपने हाथ में डंडा लेकर वहां आ पहुंची। अरे ये क्या है? आपकी पत्नी तो जिंदा है। बदमाश, तुमने मुझे बहुत तंग किया है, मेरा शोषण किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। संध्या ने डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसे इतना मारा कि उसके बदन की कई हड्डियां टूट गई। डंडे की मार से वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा। अभय उसकी पिटाई का वीडियो बनाता रहा। मत मारो मुझे। अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सुन, तेरी पिटाई की वीडियो बहुत शानदार बनी है, अब मैं इसे वायरल करता हूँ और तू लोगों को सफाइयाँ देता फिर कि तुझे किसी औरत ने कुत्ते की तरह क्यों मारा। ये कहकर अभय और संध्या दोनों घर लौट आए। उस शाम पूरे शहर में राजेंद्र की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया था और वो किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहा था कि आखिर उसे क्यों मारा गया, क्योंकि अगर वो सच बताता